ऑन लेथ मशीन, ठीक है, फॉर इंक्लूडिंग द ऑपरेशन फेसिंग, टर्निंग और स्टेप टर्निंग, ठीक है। फिर आप लिखोगे मटेरियल यूज्ड, कौन सा आपने मटेरियल यूज किया था, बताओ बेटा। देखो इसमें सिर्फ हमारी जो होगी इंटरेक्शन दैट इज क्वेश्चनिंग और आंसरिंग सिर्फ। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे सर मशीन का क्या काम है, मशीन पे जी, जो आपने रॉड पे ऑपरेशंस किए थे उस रॉड का डायमीटर कितना है? माइलस्टोन। जी बेटा, सर वो उसका मटेरियल माइलस्टोन था ना। माइल्ड स्टोन नहीं बेटा, माइल्ड स्टील। माइलस्टोन, सॉरी सर। स्टोन मतलब फिर तो पत्थर हो जाएगा। और कोई उसका डायमीटर कितना लिखा आपने? जी कितना? सर 2.5 mm। 2.5 mm? नहीं नहीं, 2.5 mm तो बहुत कम हो जाएगा मेरे भाई। 25 mm समथिंग। 26 बिल्कुल बिल्कुल, हिमांशु भारद्वाज, वेरी गुड। 26 mm था, 25 या 26, एक्चुअल 26 था, ठीक है। तो आपको बेटा ध्यान देना है। अच्छा फेसिंग क्या होती है? अनमोल, अनमोल समझाएंगे फेसिंग क्या होती है। जी बेटा, अनमोल माइक ऑन करो। यस सर। जी बेटा आप बताएं फेसिंग क्या होती है? सर फेसिंग सर जो रॉड पे से डस्ट आयरन वो करना, साफ करना। नहीं ऐसे नहीं। और कौन बताएगा बेटा फेसिंग ऑपरेशन? इतना तो गूगल पे सर्च करके भी बता सकते हो, अगर गूगल गए तो आप लोग। और सर सरफेस को फ्लैट जो करना होता है उसी को फेसिंग फ्लैट करना है एंड सरफेस को। एनीवन? सर मटेरियल पे से एक्स्ट्रा, सॉरी, मटेरियल पे से एक्स्ट्रा मटेरियल हटा के तो सरफेस क्लीन हो जाता है, सरफेस में हटा के। सर आपने फेसिंग पूछा है सर, फेसिंग पूछा है? फेसिंग पूछा है बेटा, आपको समझ नहीं आ रहा? सर जो मशीन जो पीस में डिवाइड करना सर। नहीं, सबसे पहले हम बेटा फेसिंग ऑपरेशन ही करते हैं फ्लैट सरफेस को करने के लिए। सर एंड पॉइंट को फ्लैट करना। हाँ ये हम काफी हद तक कह सकते हैं। एक किसने बोला, नाम क्या बेटा आपका? सर अभिषेक कुमार। हेलो। हाँ हाँ बेटा सुन लो, मैं एक मिनट आपका ना एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चे काफी आए थे। WSSA3 एक मिनट जी बेटा। सर पीस ऑफ वर्क को फ्लैट करने के लिए जो पीस होते हैं। हाँ उसको सबसे पहले हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं वो फेसिंग करते हैं सरफेस को फ्लैट करने के लिए। एक्चुअली एक जो फ्लैट होता है वो सरफेस फिनिश वाला दूसरा कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे जो फेसिंग का मेन मतलब है, जब आपने देखा होगा टूल वर्क भी कैसे था और टूल हमारा इस तरीके से आ रहा था, यानी कि वो क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर में जो हम उसकी कटिंग करते हैं उसको फिनिशिंग करने के लिए इनिशियल वाली फेस, फेस का मतलब होता है उसको हम बोलेंगे फ्रंट व्यू, एक तरीके से फ्रंट व्यू पर इनिशियली। तो सबसे पहले हम फेसिंग करते हैं, और फेसिंग क्या होता है, सरफेस को फ्लैट करने के लिए। किस कंडीशन में? इस तरीके से हमारा टूल जो रहता है वो जॉब के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। और उसके अलावा टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है बेटा? टर्निंग बोलो,
टर्निंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? सर एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना। हाँ, बात तो ठीक है, मटेरियल तो उसमें भी रिमूव करते हैं, लेकिन किस कंडीशंस में? सर मटेरियल रिमूव करना ताकि वो अपना डिजायर शेप दे सके। एंड डिफरेंट डायमीटर यूज करने के लिए। सर साइज को फिट करने के लिए, ताकि मशीन में सर फिटिंग हो सके। राउंड शेप में मटेरियल को रिमूव करना है। सिलेंड्रिकल, यस सर। टर्निंग का मतलब है, हाँ सिलिंड्रिकल भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये और सेकंड ऑपरेशन हमारा क्या था, सॉरी थर्ड ऑपरेशन स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग बताइए एक मिनट। सर डायमीटर को प्रोड्यूस करने के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमीटर। एक मिनट में बेटा थोड़ा वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, इमरजेंसी थोड़ी सी कॉल आई। हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सर का फॉर्म था। ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, वर्कशॉप क्या होती है, उसका लेआउट कैसे रखते हैं, कौन कौन से हमारे पास मशीन शॉप अवेलेबल हैं, और आपने जनरल लेआउट और मशीन टूल्स के बारे में पढ़ लिया था। टूल्स का क्या यूज होता है, कहाँ पर, ठीक है, टूल की फंक्शनिंग क्या है, इसके बारे में हमने आपको ब्रीफ एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया था। जनरली कारपेंट्री का हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। ठीक है, अभी मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ और कुछ थोड़ा सा मटेरियल के बारे में आप लोग नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अभी कोई वर्कशॉप से रिलेटेड, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें 2 काम करने हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका कोई एक्शनल एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, जो भी होगा वर्कशॉप में ही होगा। ठीक है बेटा, तो आपको जितना मैं लिखवा रहा हूँ उसको पढ़ते रहो। सबसे जो बड़ी चीज है वो आपको इसमें टूल्स की स्टडी करनी है अच्छे से, टूल्स का यूज आना चाहिए। मशीन पे आपको नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि मशीन की फंक्शनिंग क्या है, हम कैसे जॉब को करते हैं। ठीक है, आपसे नीचे एक डिप्लोमा होल्डर या आईटीआई होल्डर्स होते हैं जिनको इंस्ट्रक्टर का नाम दिया जाता है, वो मशीन को ऑपरेट करेंगे। आपको ऑपरेट नहीं करनी है, बट हाँ ऑपरेट कैसे होती है वो आनी चाहिए। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी और आज भी बता रहा हूँ। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से इस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लेथ मशीन क्यों कहते हैं, इस पे कितने ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, ठीक है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो किस तरीके से परफॉर्म होता है, उसके एंटायर नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको काम करना नहीं है, आपको काम करवाना है। ठीक है, राइट। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो जनरली मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत सा मटेरियल है उसके बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर आपको कुछ लिखने के लिए देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको। ये कुछ है, आपके देख रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपके लिए मैनुअल से लेकर के आया हूँ। जैसे हम कारपेंट्री की बात करें तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट में कारपेंट्री का ही कुछ करवाया जाए। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, आपको जनरल कुछ नॉलेज लेनी है। जैसे वुड की हम बात करते हैं, इस तरीके से हम वुड्स को लगाते हैं। ठीक है,
यहाँ से मटेरियल लेंगे। मार्किंग के लिए और मेजरिंग टूल्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये इस तरीके के इंजीनियरिंग स्केल। जनरली जब हम लोग वर्कशॉप में परफॉर्म करते थे तो ये स्केल हमारे पास हमेशा होता था। कटिंग टूल्स में क्या होते हैं, साज और चिजल होते हैं। गेजेस मार्क करते हैं पैरेलल लाइंस, वो हमारा ये है, जैसे मॉड साइज गेज। ट्राई स्क्वायर आपको बता चुका था, दोनों तरीके के हमारे पास है, ठीक है। चिजल ये आप देख रहे होंगे, पहले आपने देखा होगा अपने यहाँ पे काम होता था तो ये लकड़ी वाला होता था, ठीक है, इसको वुडन जैक प्लेन बोलते हैं। आजकल मेटल जैक का चल रहा है, मेटल जैक। ये देखो बेटा, इसको बोलते हैं लकड़ी का हथौड़ा, इसको मैलेट बोलते हैं, मैलेट हैमर, ठीक है। फ्लैट करने के लिए इसको यूज होता है। जी बेटा। सर इस पीडीएफ को ग्रुप पे सेंड कर देना। ये बेटा पूरा मैनुअल्स है। अब मैं सारी चीज मैं भेज दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं आपको सारी भेज दूंगा। लेकिन मैं क्या पढ़ाऊंगा और आप क्या पढ़ोगे ये बताओ। मैं भेज दूंगा, वैसे कोई इशू नहीं है, मैं भेज देता हूँ इसको। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको जो थोड़ा सा नोट्स है वो आपको लिखने हैं, क्योंकि वो जरूरी है, कुछ आपका रह गया था। दैट इज, एक मिनट, ये आपको मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी दूसरे टीचर्स के हैं और ये आप हाई लेवल की बात है, आपको इतना पढ़ना नहीं है। इसे नोट कर लो, वो मैं ग्रुप में आपको शेयर कर देता हूँ पीडीएफ। और हमारे पास ऑनलाइन में सिर्फ एक ही क्लास है इसकी, ठीक है, वर्कशॉप की। तो हम इसमें जो पुरानी चीजें उनको डिस्कस करेंगे, या आप अगर लिखना चाहो तो अपना कंप्लीट काम भी कर सकते हो। तो लास्ट आई थिंक मैंने यहाँ तक करा दिया था, कास्ट आयरन तक, ठीक है बेटा, यहीं तक करा था। कास्ट आयरन से आप लिखना शुरू करो और मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि इसमें कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है, सिलिका होता है नहीं होता, मैंगनीज होता है नहीं होता है, फॉस्फोरस, सल्फर, इनकी कितनी कितनी परसेंट हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस करें। इसमें आपको ये मेरे आई थिंक इसके बाद ज्यादा आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, छुट्टी। आपका काम वर्कशॉप का बहुत आसान हो गया। आपको प्रैक्टिकल लिखना है जो आपने परफॉर्म किया है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। आपके जो फाइनल मार्क्स डिसाइड होंगे, दैट इज मेड बाय अ वेरी ब्यूटीफुल फाइल, दैट इज नोन एज प्रैक्टिकल फाइल। आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है इसकी, ठीक है। और टूल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है कि इस टूल का यूज क्या होता है, इस टूल का यूज क्या होता है, कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो अभी नोट करना शुरू करो, कास्ट आयरन, टाइप ऑफ कास्ट आयरन, ये आज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद स्टील है और अलॉय स्टील, उसके बाद ये फिनिश। आपको कुछ और मैं दिखाऊंगा, यदि आप इसको लिखने से पहले एक चीज और देख लो तो वो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। आई थिंक ये था बेटा, देखो ये आपको कुछ देखिए, मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स के मटेरियल हैं, जिसमें प्लास्टिक भी है, ठीक है, और हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, फाइबर से भी रिलेटेड कुछ मटेरियल्स हैं। जैसे जैसे हमारे पास चीजें देखो, जैसे यहाँ पे कह रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, वी एसोसिएट एजेस विद देम इन द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। Stone age, people age, usually natural materials like stone हो गया, clay, skins, wood, ये natural material है. And people find copper and how to make it harder and alloying. The Bronze Age, about 3-4 crisis, मतलब 3,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं. The use of iron and steel is stronger material than give the advantage in wars started at इतना BC जो, ठीक है. The next week, जैसे आपने देखा, क्योंकि पहले जो था आदि मानव वो किस तरीके के हथियार इस्तेमाल करता था, पत्थर का भाला बनाया उसने, ठीक है। तो जो उनके नुकीले हथियार बनाता था वो पत्थर के होते थे, जिनको जानवरों का शिकार करना। लेकिन अब उससे भी ज्यादा मजबूत इन्होंने जैसे आयरन, यहाँ पे नाम दिया आयरन और स्टील। आयरन इतना नहीं है, लेकिन जैसे हम उसको स्टील की फॉर्म में लेकर के आते हैं, उसकी रजिस्ट्री प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, उसकी लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि युद्ध में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे आप रॉकेट्स बोलो या आप जो हमारे पास टैंक हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये थी। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, एक्चुअल में क्या होता है आपको ये दिखाना है।
ठीक है, ये देख रहे हो आप, इस तरीके के हमारे डिफरेंट, जैसे कॉपर हो गया, ये सब अलग अलग, स्टील है, ब्रास है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, बेसिक हल्की हल्की सी स्टडी करनी है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हो गए हमारे पास, ठीक है, जिसमें ये इनके नाम है। सिरेमिक्स हो गए हमारे पास, ठीक है। पॉलीमर्स देखो, अभी आप इनकी जब इंडस्ट्री में जाओगे ना बेटा, तब आप वहां पे देखोगे कि ऐसे ही छोटे छोटे दाने से होते हैं जिनसे केबल वगैरह हम बनाते हैं। जो इलेक्ट्रिक वायर होती है ना, उसके ऊपर जो केबल लगाते हैं, ठीक है। ये फिर इंजीनियरिंग मटेरियल्स को मेटल्स में डिफाइन किया, प्लास्टिक में, सिरेमिक और अदर्स कंपोजिट्स में लेकर के आए, ठीक है। कंपोजिट मटेरियल क्या होता है हमारा, इस पे बेटा एक बहुत बड़ी रिसर्च है, ठीक है। इसमें बहुत अपने आप में इसमें पीएचडी करते हैं लोग। तो आपको सिर्फ बेसिक स्टडी करनी है, रेनफोर्स प्लास्टिक, मेटल मैट्रिक कंपोजिट, सेरेमिक मैट्रिक्स, लेमिनेटेड। और हम कंपोजिट किसको बोलते हैं, आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, जो आपके मकान के जो पिलर होते हैं, ठीक है, उसमें जो बीम बनाते हैं, दैट इज द कंपोजिट मटेरियल, जिसमें हमारा क्या होता है, कंक्रीट होती है, सीमेंट होता है, ठीक है, वाटर से मिला करके मिक्सचर तैयार करते हैं, और स्टील की जो हमारी सरिया होती है, रॉड, ठीक है, उसके साथ मिलकर के स्ट्रेंथ बनाते हैं, दैट इज कंपोजिट मटेरियल। Two or more material are added to be manufacturing a new material that is known as composite material, ठीक है। ये देखो बेटा, स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, आप में से सब वेट लिफ्टर भी होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। अब सपोज करो 100 kg है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप में से कुछ तो स्टूडेंट उठा देंगे और वो ठीक भी रहेंगे, कुछ उठाएंगे और ब्रेक हो जाएंगे। आपने उठाया, सपोज कर आपका हाथ या पैर टूट गया, तो आपकी इतनी पावर नहीं है। स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ देखो कितना बेहतरीन एग्जांपल समझाया, STRENGTH, ये टूट गई, ब्रेक हो गई, तो जो फोर्स लग रहा है हमारा, एक्सटर्नल लोडिंग हो रही है, ये एक्सटर्नल लोडिंग है, और ये कंप्रेसिव, टेंसाइल और ये शियर की हम बात कर रहे हैं। जो हमारे पास लोडिंग हो रही है, उस लोडिंग को जो रजिस्ट करती है, जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, अपनी वेट लिफ्ट किया, और आपकी जो ये बाजू है और आपका बाकी भी बॉडी का जैसे पैर है, यहाँ पर भी पूरी बॉडी पर स्ट्रेस आता है। तो इंटरनल जो आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको जो बॉन्डिंग है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, उसको अपोज करने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू अपोज इट, ट्राई टू, और वी कैन से इट इज अ बैक फोर्स विच इज इंटरनल, नोन एज इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। जो लोड अप्लाई हो रहा है उसको जो अपोज कर रहा है, राइट। तो अगर हमारा मटेरियल स्ट्रांग होगा तो लोड जितना हैवी होगा उसको इजीली वो कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अगर हमारा मटेरियल हल्का होगा तो क्या होगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा, पावर नहीं होगी, दैट इज रुक जाएगा। और हमारे पास वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है, मे बी टेंसाइल, जब हम पुल करते हैं किसी चीज को, कंप्रेसिव जब कंप्रेस करते हैं, या शेयर मींस शेयरिंग होती है, जहां पे दो हमारे फोर्सेस पैरेलल एक दो प्लेन्स में एक्ट होते हैं, ठीक है, दो प्लेन के। आपने इलास्टिसिटी आपने पढ़ी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सब जानते हो। आपने किसी चीज को खींचा, लोड हटाया और वो वापस अपनी पोजीशन में वापस आ गई, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। रबड़ पे आप सब लोग खेलते होगे, बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जनरली, जो आप छोटे होते हैं घर में, आपके बच्चे हैं, तो ये क्या है एक्चुअली में पता नहीं होता, सिर्फ उसको ये हो जाता है खींचा छोड़ दिया। अब वो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाई जाती है, इलास्टिक। और भी हमारे बहुत सारे मटेरियल हैं, क्या उनको आप खींच सकते हो, जैसे आयरन रॉड की मैं बात करूं, नहीं ना, क्यों, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। डक्टिलिटी की बेटा हम बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, आपको समझ तो आ रहा है ना सबको, बेसिक चीजें हैं ये। यस और योर इंटरेस्ट बहुत अच्छी हैं, और आप ये एक्चुअल में देख रहे हो प्रैक्टिकली, तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे एक बार दिखाना चाहिए कैसा है। डक्टिलिटी की बात करते हैं, आपसे कोई पूछेगा कि वायर की फॉर्म में हम ऐसा भी मटेरियल होता है जिसको ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हैं। आप कभी गोल्ड स्मिथ की दुकान पर गए होगे, सुनार, आपने देखा होगा वो जो चांदी होती है उसको एक मशीन होती है, उसको कंप्रेस करके काफी लंबा वायर खींचता है। सेम गोल्ड के साथ भी होता है, कभी देखा किसी ने? या कोई है यहाँ पर स्टूडेंट जो जिसके कुछ उसकी गोल्ड की दुकान हो, ज्वेलरी की, वो वहां पे कुछ देखता हो? कोई ना कोई तो आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा खिंच जाता है,
जबकि अगर मैं आपसे कहूँ आयरन रॉड ले लो या दूसरा कोई मटेरियल ले लो, इतना तो रबड़ भी नहीं खींचेगी, रबड़ की भी एक लिमिट होती है। लेकिन डक्टिलिटी में आप देख रहे हो यहाँ पे इसने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है, ड्रॉन इनटू वायर्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो जो मेटल है हमारा वो क्या होता है, वो डिफॉर्म हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल की बात क्या करते हैं, जब हम किसी भी मटेरियल पर दोनों तरफ टेंसाइल लोड लगाते हैं, मींस पुल करते हैं, और वो धीरे धीरे उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाता है तो वो वायर की फॉर्म में आ जाता है, या इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्सेस। ठीक है, मैलिएबिलिटी क्या होती है, किसी को कोई एग्जांपल है, कोई जानता है मैलिएबल? अच्छा चलो यस हाँ सर, मैलिएबल वो एल्युमिनियम फॉइल होती है, वो फटेगी नहीं, बस पतली होती रहेगी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आप, लेकिन कुछ लग रहा है मुझे बहुत सही आप बोल रहे हो। सर एल्युमिनियम फॉइल होती है तो वो मैलिएबल होती है ना। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, जैसे आप लोग जिसमें खाना नहीं लेके आते, जिसमें रोटियां रख कर लाते हो खाने के लिए, सुन पा रहे हो बेटा? यस सर, आपने सबने देखा होगा ना उस फॉइल को, फॉइल पेपर जी, वो वही एग्जांपल है। यानी कि हम क्या कहेंगे, देखो मटेरियल की क्वालिटी भी देखो, उसको रोल्ड करके, हैमर्ड करके, ठोक पीट करके, उसको थिन शीट में, बहुत थिन में, आप देखो ना मटेरियल की कमाल की क्वालिटी है। क्या और मटेरियल ऐसा हो सकता है इक्वली हो जाए? देखो इसके एग्जांपल्स देख रहे हो आप, यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है, और थिन शीट में भी हो जाती है ना कमाल। गोल्ड भी हो सकती है ना मैलिएबल? बिल्कुल होती है, चांदी भी होती है भैया। आपने देखा नहीं है, आपने स्वीट्स की दुकान पे नहीं देखा? सारे मेटल, चांदी का वर्क बेटा सबसे ज्यादा तो मैलिएबल गोल्ड ही है, लेकिन उसको हम क्यों नहीं रोटी लगा सकते? वो इतना महंगा है कि आप बर्बाद हो जाओगे। हाँ, मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा जो आप काजू कतली बर्फी खाते हो उसमें चांदी का वो लगा रहता है, ठीक है, उसकी चांदी का वर्क होता है जो जी, चांदी का जो वर्क होता है उसकी कॉस्ट कितनी होती है? 800, 1000, 1100 रुपए केजी, ठीक है। और आप जो नॉर्मल बर्फियां कहीं से परचेज करते हो दैट इज 300, 400। तो वो बेटा बर्फी की कीमत नहीं होती, ठीक है, दूध और वो क्वालिटी सेम रहती है, वो जो चांदी का लगता है ना उससे बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे भी अगर आप कई बार आपने चमनप्राशी पढ़े हो, चाहे डाबर का हो या लोकल, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, स्वर्ण भस्म का भी आपने नाम सुना होगा। हाँ सर, गोल्ड का भी कुछ होता है उसमें जी। तो आप कहाँ से खाओगे मेरे भैया? 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 रुपए है, 10 ग्राम 50-55 है या नहीं है? यस सर। अगर आप एक दिन में खा गए तो 50,000 का नुकसान हो गया। इतनी तो हमें क्या इकोनॉमी का ध्यान देना होता है। आपको एक और खास बात बता दूं, जो गोल्ड है हमारा ग्रेट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन फिर भी हम कॉपर वगैरह यूज करते हैं। क्यों करते हैं? एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है भाई, बहुत ज्यादा। आप जैसे अभी यहाँ पे है, आपने देखा होगा, मैं एक जनरली फनी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम वायरिंग की बात करते हैं, कॉपर की बहुत सस्ती है इन कंपेरिजन टू गोल्ड्स। यानी 10 ग्राम गोल्ड की कीमत में आप तो अच्छी खासी वायरिंग ले सकते हो कॉपर की। 50,000 रुपए में आपको घर में एटलीस्ट 50-100 गज के उसमें सारी वायरिंग हो जाएगी। अब लॉजिक क्या है, जैसे आपने बाहर पोल्स देखे होंगे जो खंबे बिजली के होते हैं, ठीक है, उन पे जो वायरिंग होती है एल्युमिनियम, क्यों उसको भी हमारे यहाँ पे, मैं खास तौर से इंडिया में बता रहा हूँ, उसको भी चोर नहीं छोड़ते, काट कर ले जाते हैं। अगर गोल्ड की लगा दी तो क्या होगा? बचेगी नहीं सर, ये हालत हो जाएगी, और वो पॉसिबल ही नहीं है, इतना फाइनेंशियल लॉस आ जाएगा। तो क्वालिटीज बहुत अच्छी है, मैलिएबल भी है गोल्ड, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कॉस्टली बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको फिर वही चीज बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग के अंदर हमें यही चीज देखनी है बेटा, कॉस्ट हमारी कम से कम रहे और रिलायबल भी रहे, क्वालिटी भी देखनी है हमें, ठीक है। तो यही है बस चीजें। स्टिफनेस की बात करते हैं। स्टिफनेस आप सबने पढ़ा है, क्या होती है स्टिफनेस? सब पढ़ के आ रहे बेटा फिजिक्स में। ये आपसे पूछेंगे, जनरल मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो हर एग्जांपल्स के साथ इनको समझाया गया है। सर वो मटेरियल कितना रिजिड है, मतलब कितना स्ट्रांग है, स्टिफनेस का मतलब ये नहीं, स्ट्रांग एक अलग चीज होगी बेटा,
सर मतलब कि ठोस वो की हार्ड होता है ना वो। ठोस भी अलग चीज होगी। सर फिर क्या मतलब है इसका? सर वो मटेरियल जहाँ पे सर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जब तक वो टूट ना जाए सर, मतलब स्टिफ है सर। नहीं नहीं, टूट ना जाए वो एक अलग चीज हो गई। टूट ना जाए तो स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं। देखो डिफॉर्मेशन, देखो इस पे साफ साफ लिखा हुआ द रेजिस्टेंस मतलब कि फ्लेक्सिबल ना हो। जो हम लोड लगाते हैं ना और जो डिफ्लेक्शन होता है उसको जो रेजिस्ट करता है दैट इज स्टिफनेस। बस इतनी सी बात है। आपने स्प्रिंग देखी, स्प्रिंग आप सबने देखी होगी, आप उससे खेलते भी होगे ये जनरली। तो जब आप स्प्रिंग को खींचते हो, ठीक है, तो डिफ्लेक्ट होती है जो कॉइल्स होती हैं। मैं ओपन कॉइल की बात करता हूँ। जनरली आप पेन में ले लो, पेन के अंदर होती है ना जो प्रेस वाला पेन होता है, आप कई लोग बड़ा उसके साथ एंजॉय भी करते हो। तो जो उसमें क्या होता है, जो कॉइल्स होती है दैट इज ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। एक्चुअल में हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्प्रिंग होती है। अगर मैं स्प्रिंग को डिफाइन करने लग गया तो वो एक अलग चीज है, पर हम जनरली स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग है क्या? स्प्रिंग इज अ इलास्टिक बॉडी विच रीस्टोर्ड एनर्जी। चाहे आप बंदूक के अंदर ले लो, ठीक है, गन के अंदर ले लो, उसमें आपने देखा होगा कंप्रेस करते हैं, कॉइल्स मिल जाती हैं, जैसे ही उसको हम रिलीज करते हैं तो उसके अंदर क्या एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो हमारी जो बुलेट होती है उसको बाहर फेंक देती है। सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ पे होता है स्टिफनेस में। तो वो जो कंप्रेस हो रही है यानी कि डिफॉर्मेशन हो रहा है। आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हो या खींच रहे हो और डिफ्लेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो उसको कंप्रेस करने में उसकी जो बॉडी है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको हम स्ट्रेन एनर्जी का नाम देते हैं। द मैक्सिमम वर्क डन within elastic material, the maximum work done in a straining material within elastic limit is known as strain energy। यानी कि एक इलास्टिक लिमिट तक जो हम उसमें काम कर रहे हैं, तो आप जैसे किसी चीज को खींच रहे हो तो बॉडी की कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगी, वो जो उसको रेजिस्ट करेगी। आप बॉडी को खींच रहे हो, सपोज करो एल लेंथ है, एल को आपने खींचना शुरू किया, L+1 हो गई, मींस वो डिफ्लेक्ट हुई ना, एल से L+1 तक कुछ तो डिफॉर्मेशन हुआ उसमें। तो उस डिफॉर्मेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा मटेरियल के द्वारा दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस या रिजिडिटी। अब क्लियर है सबको? यस सर। यस देखो ये बेटे छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप इसको एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू K इंटू एक्स, F इज इक्वल टू K इंटू F, सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में। यस याद है कुछ? तो वहां से F क्या है, फोर्स है, K क्या है यहाँ पर स्टिफनेस है, और X क्या है डिफॉर्मेशन है। तो आप इसको इधर से जब लिखोगे तो K इज इक्वल टू F बाई एक्स, ठीक है, K इज इक्वल टू F बाई एक्स, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अगर आप X को 1 कर दो तो क्या होगा, स्टिफनेस इज डिफाइंड एज टू इक्वल द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। आप एक तरीका ये भी बोल सकते हो। क्लियर है? फॉर्मूले से भी डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है बेटा? यस सर। अब देखो प्लास्टिसिटी क्या होती है, बताओ प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी को बोलते हैं बेटा परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर हमने बॉडी को खींचा या कंप्रेस किया और एक बार बॉडी डिफॉर्म हो गई, अब आप उस पर से लोड हटा भी दोगे तो उसकी शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वो हो चुकी है हो गई, अब वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं जाएगी, उसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या परमानेंट डिफॉर्मेशन। जैसे आपने रबड़ को खींचा, ठीक है, मैं आप बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे ही उसको खींच रहे हो और जैसे ही आपने लोड हटाया वो अपनी वापस पोजीशन में आ जाती है, ठीक है बेटा, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन जैसे आयरन को ले लो, आयरन को आप थोड़ा खींचो, कोई वायर ले लिया आपने, वायर को खींचा, फिर आप लोड हटा दो तो वायर खींचा ही रहेगा, वो वापस पोजीशन में नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि जो चीज परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए और लोड हटाने के बाद उस पर कोई फर्क ना पड़े, वो वापस पोजीशन में नहीं है, उसको प्लास्टिसिटी। देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये देखो, थोड़े से परमानेंट डिफॉर्मेशन से टूट जाता है। इन्होंने कांच के बल्ब का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। ठीक है, कास्ट आयरन भी आप पढ़ रहे हो, वो भी बेटर मटेरियल। तो बेटा आप ना, अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा सा ये लिखना शुरू कर दो, ये वाला, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, फिर बाद में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। सारे लिखोगे बेटा, सारे नोट करो, और अब मैं चेक भी करूंगा सबका।
सर ओनली कंपोजिशन लिखना है। बेटा इसको ना थोड़ा खूबसूरत लिखना है। यहाँ पे जो परसेंटेज दी हुई है ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपको फर्स्ट यूनिट में है। इसकी ग्रेड्स आपके फर्स्ट यूनिट में है। उसके बाद आपको सिर्फ जनरल स्टडी करनी है कि हम इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करते हैं। वो मैं आपको अगर देखना चाहूँ तो थोड़ा सा सिलेबस तो सबके पास होगा। सिलेबस तो सब देखते हो नहीं? यस है। इसमें मैं आपको एक बार टॉपिक दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो बेटा, है ना, मीडियम कार्बन हाई कार्बन, ये देख रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद तो फिर ये जनरली हमारे पास स्टडी है, 12 एक्सपेरिमेंट है। इसमें से हम 9 एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा, इसको नोट करो और जैसे ही नोट हो जाए मुझे बताते रहना, मैं स्लाइड्स कर दूँ। आज से कंप्लीट कर दें। उसके बाद फिर हम जनरली बस फॉर्मल डिस्कशन हुआ करेगा। कुछ आप पढ़ के आओगे, मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा और आपको पेपर वर्क कंप्लीट करना है बस। प्रैक्टिकल कहाँ से नोट करना है ये? जी बेटा, ये कहाँ से नोट करना है सर? ये बेटा पूरा करना है। अभी पहले इसको कंप्लीट करो, फिर इसके बाद ये मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ तक ये होगा, ये आपका यहाँ तक होगा ये। बस इससे असिस्टेंट डायग्राम नहीं, यहाँ तक होगा। यानी है 2-3 पेज नहीं आपको आज करने हैं। ओके सर। सर आपने कास्ट आयरन वाला एक बार शायद पहले भी करवा चुके हो ये वाला। नहीं, अगर जिसने कर लिया है, मुझे याद नहीं है, मैंने कास्ट आयरन करवाया था तो कोई दिक्कत नहीं। और जिसने नहीं करा है उसे करना पड़ेगा। इसमें से शायद एक पोर्शन हुआ था कास्ट आयरन, ये रह गया था टाइप ऑफ कास्ट आयरन। नहीं सर, ये वाला मैंने लिख लिया था तभी, तब आपने जब स्लाइड नीचे करा था स्क्रीनशॉट ले लिया था तभी। नोट कर लिया आपने? बाकी स्टूडेंट ने नोट कर लिया? फिर बताओ, फिर नीचे से लिखना स्टार्ट करो। अगर आप सबने नोट कर लिया तो फिर आप व्हाइट कास्ट आयरन तक हो गया था। व्हाइट कास्ट, ठीक है, कास्ट आयरन तक हो गया तो कोई बात नहीं। यहाँ से स्टार्ट करो फिर चिल्ड कास्ट आयरन। बाकी जिसका नहीं हुआ उससे पहले जो आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट हो, जो बच्चे एब्सेंट थे उनको ग्रुप में भेज देना, वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये जो नोट्स हैं इनको मैं शेयर नहीं करूंगा, ये अलग हैं हाई लेवल के। इनमें से सिर्फ ट्राई करना है, बाकी नहीं करना है।
सर हल्की सी स्लाइड ऊपर कर दो सर, अलॉय कास्ट आयरन को पूरा दिख जाए सर। ठीक है यस सर। बेटा ये नहीं है कि आपने सिर्फ नोट करा और छोड़ दिया, इसको याद भी रखना है। मेनली कंपोजिशन ऑफ कार्बन, मैंगनीज और सिलिकॉन। दस की करा तेरे ते मरा कहण तो डरा कह लैण दे तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे लब के बहाने जाने जोड़ लै याराने जाने घड़ी बिंद तेरे वेड़े बह लैण दे मैनू तां ना रोक मैं तां पहले ही डरपोक मेरा हौसला ना सोख इनू वह लैण दे दिल विच होड़ लगी तोड़ लगी थोड़ लगी लोड़ लगी यार नू है तेरी दीद दी एड़ा कंजर तरीक देखे महीना देखे वीक देखे करके उड़ीक देखे आंदी ईद दी मोहब्बतां ने गूड़ियां लेके आऊं चूड़ियां पाइना तिरूड़ियां तू खै लैण दे दस की करां तेरे ते मरां कहण तो डरां कह लैण दे तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे पैर लत्तां पट लक हिक धौण वीणियां तेरियां अदावां सारियां ने खून पीणियां राहां विच साहां विच तेरियां निगाहां विच इश्क तो हीणियां नी जिंदगियां जीणियां गल्लां ठोडी बुल नक जुल्फां मत्था ते अख आशिक दा दिल तक तक करदा सूरत बाखूब खूबसूरत तेरी रहम कर चेहरे उत्तों चक
ਨਮਕ ਭਰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਨੰਗ ਤੇ ਮਲੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਰੰਗ ਅੱਜ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਏ ਫਕੀਰ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗਏ ਚੀਰ ਪੀੜ ਸਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਛੇੜੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਜ਼ਖਮ ਕੋ ਕੁਰੇਦ ਕੇ पूछे हाल वो मेरा बोलो क्या अब उन्हें जवाब दे भूल वो हमें गए आके पास फिर मेरे पूछते हम क्या याद है तुम्हें कभी जो ख्वाब देखा तो मिली परछाइयां मुझको कभी जो ख्वाब देखा तो मिली परछाइयां मुझको मुझे महफिल की ख्वाहिश थी मिली तन्हाइयां मुझको हर तरफ धुआं धुआं और तुम आशियाने की बात करते हो आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो जख्म को कुरेद के पूछे हाल वो मेरा बोलो क्या अब उन्हें जवाब दे भूल वो हमें गए आके पास फिर मेरे पूछते हम क्या याद है तुम्हें मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो जख्म को कुरेद के पूछे हाल वो मेरा बोलो क्या अब उन्हें जवाब दे भूल वो हमें गए आके पास फिर मेरे पूछते हम क्या याद है तुम्हें आँख है भरी भरी हाल वो मेरा और मुस्कुराने की बात करते हो सर हो गया। ओके बेटा सर 1 मिनट सर दिल लगाने की
बात करते हो। देखो बार बार ना एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि स्टील क्या होती है, फिर आयरन क्या होती है, लेकिन अब देखो बेटा स्टील के अंदर भी आयरन होता है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो परसेंटेज है किसके ऊपर डिपेंड करती है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये बहुत खूबसूरत और अच्छे नोट्स हैं, इनको पढ़ोगे आपको आई एम डैम श्योर कि बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। जवान तैनू साडा नी ध्यान धोखे विच जवानी माण दी तू मैनू नी पहचान दी तू मैनू नी पहचान दी तू पुछ जरा तेरी नाल दी नू आओ पुछ जरा तेरी नाल दी नू सच्ची नी पहचान दी तू ओ तो पुछ मैं कौन मैनू नी पहचान दी तू किसी होने लखारी बनया मुंडा कुड़ियां दी आदत माड़ी बनया खेडा जिंदगी ने वालियां ही खेडियां ओदे ना खेडा खेड के उसरे दा खिडारी बनया बेबी करो बाहर देख हवा चेंज होई जांदी जमा स्ट्रेंज होई जांदी पहला जेड़ी सी वडीर मेरे हार ना लई हुण रिश्ता जा कदे एनगेज होई जांदी जिवें मेरी लिखनी निखरी मेरी कलम दी लगी दी मैनू नी पहचान दी तू मैनू नी पहचान दी तू पुछ जरा तेरी नाल दी नू आओ पुछ जरा तेरी नाल दी नू हां इसकी छोड़ देना कितना और चंद्रियां जब नू रग कहदियां दो दिल मैथों काती ना तोड़ हो गए सी ओ अजकल जरी जरी ठग कहदियां किसे नाल दिल मेरा रलिया ही नहीं मैनू लगदा मैं इश्क ली बड़िया ही नहीं मेरे पौतियां ने आगे आके दिल नू लाइक अज भी ठरिया मैं चढ़िया ही नहीं कटे मुंडियां दी रात मारे हुस्न भी लाड ऐर गैर नहीं कोई सियाड़ दी तू मैनू नी पहचान दी तू मैनू नी पहचान दी तू पुछ जरा तेरी नाल दी नू आओ पुछ जरा तेरी नाल दी नू मुंडे विच आके जब चाहे तब करे टेक ऑफ चेक मेरा प्राइवेट स्टोरियां डाल नजरी हो रखी है तू एक्साइटेड चेहरे पे दिखता है फेक नहीं कर सकती करूंगा पनिश मिस्टेक नहीं कर सकती कल की बजाय तू आज दे छोड़ मुझे दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम क्लियर है विजन मेरी जूम ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम घूम
सिगरेट्स में किस नहीं करता, वो देती मुझे हेडशॉट मिस नहीं करता, पता है फाड़ के हाथ में भी दे देगा, तभी तो बादशाह को कोई डिस नहीं करता। I'm a hustler, day one, lifestyle A1। ऐ मुझे न सिखाओ, घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर, मरावा के छोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देहरादून, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सर हो गया, हो गया। अच्छा आप मुझे, मैं आपसे रेंडमली क्वेश्चन पूछूंगा, क्या इतना तो नहीं। इसमें लिखा हुआ था alloy cast iron contain small percentage of other substances like silicon, मैग्नीज, ठीक है, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। अब आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए ज्यादा डिटेल, सिलिकॉन बनाने से क्या फर्क पड़ता है मटेरियल में, मैग्नीज बनाने से क्या, सल्फर और फॉस्फोरस से क्या। किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो मैं यहीं पे चलता हूँ। आप बताओ बेटा, अगर मैं सिलिकॉन को ऐड करता हूँ कास्ट आयरन के अंदर, ठीक है, तो अलॉय कास्ट आयरन मतलब, अलॉय का मतलब क्या होता है, जब 2 या 3 डिफरेंट मटेरियल ऐड हो, मिनिमम 2 से ज्यादा, ठीक है। चलो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। आप ये नीचे वाला लिखना स्टार्ट करो, ये स्टील लिखना स्टार्ट कर रहे हो ना अभी बेटा? सर स्टील का बस ये सेकंड पॉइंट स्टार्ट हुआ है ना, वहां से मोस्ट वाले से स्टार्ट करना है। ठीक है। आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, सुबह से एक बोतल दारू की पी ली है, स्टीम लगा के मम्मी डैडी को सुला के आओ मेरे पास यारो, गाओ सुर सा लगा के आओ।
सर हो गया। आज मैंने वही की पारी रख ली है, सुबह से एक बोतल दारू की पी ली है। स्टीम लगा के मम्मी डैडी को सुला के आओ मेरे पास यारो, गाँव सुर सा लगा के आओ। निकाला दिल तो है पागल जो फुटकता था साला। फिंगर दिखाई इसकी फोटो भी जलाई, फिर फ्लश में बहा के दौड़ी ठंडे किसी आई। इस बात पे उठाओ छोरी छोरी मेरी लव स्टोरी, पहले तो मेरी बात न कोरी, अब बोली बेबी आई एम सॉरी। चल रही चल रब साइड में हो जा, ढूंढ ले अपना आशिक दूजा। गहरा गहरा नहीं गहरा फुकरा सा शहरी चूजा, जाकर ले तू उससे शादी फिर शुरू तेरी बर्बादी। धोएगी तू कर पीछे और गंदे बर्तन देखेगी सास बहू और दूर दर्शन करने के रह जाएगी तू हाउस बीवी और 24 घंटे तेरा यार होगा। और टीवी देख के तू बहुत पछताएगी, यो यो हनी सिंगे ही तू गाएगी और बच्चों को सुना
लॉन्ग ड्राइव पे उससे कल जाऊंगा। अब मैं ना उस बच्चे के 5000 रेटिंग और डॉक्यूमेंट सारी चीज आपको भेज दी जाएगी। अभी मैं ना 5000 चलिए करवा कर तो ठीक है ओके सर। अभी एक और देता हूँ तो 105 चलिए 105 चलिए ठीक है। हाँ ठीक है सर ओके सर। जो आपने लोग तो बेटा ये हो गया। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करूं। बाकी हालांकि इसमें लिखा हुआ है, वैसे मुझे ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो सबका लिखा हुआ है ना, वेनेडियम मैग्नीज यहाँ पे सब लिखा हुआ है। आज आपका ये फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन रहा करेगा बस। बाकी हम लैब में करवाएंगे या ऐसा करेंगे, यहाँ पे आप ऑनलाइन में नोट कर लिया करो और प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर लिया करेंगे, ठीक है। और जो क्वेरीज होंगी उनको हम आपस में डिस्कस कर लिया करेंगे। सर हो गया। कहाँ तक हो गया? पूरा हो गया एलॉय स्टील? यस सर, निकल वाला थोड़ा सा रह गया है, वो नीचे से दिख नहीं रहा था। और जिनकी बेटा ईजीडी में सीट्स रह गई उनको कंप्लीट कर लेना। मैं नेक्स्ट में चेक करूंगा। एक तो अल्फाबेट A to Z, ठीक है, सिंगल स्ट्रोक और 0 to 9 ये तो मुझे चाहिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप डबल स्ट्रोक वाले भी कर लेना, पर ये चेक करानी है आपको प्रॉपर फॉर्मेट। और जो लास्ट मैंने कराया था वो भी कराना। सर मैंने तो एक ही किया है, वो कर्व वाला।
कर्व वाला भी ठीक है बेटा, वो ABCD भी तो करनी पड़ेगी ना आपको, वो आपकी सीट सबमिट होगी। सर वो समझ में ही नहीं आ रही कैसे बनानी है मुझे तो। वो मैंने बेटा सबको बताया था, बड़ी अच्छी क्लासेस ली थी और आप में से सभी लोगों ने बहुत अच्छी बनाई भी थी। सर नहीं सिर्फ परपेंडिकुलर वाला 90 डिग्री वाला बना दिया, इंक्लाइंड नहीं बना। इंक्लाइंड तो आप देख लो कि वो 75 पे रहना चाहिए, वो सिर्फ रूल समझ लो आप, आपको पता होना चाहिए कि हम लैंग्वेज एक्चुअली। चलो खैर इसको हम EGT के लेक्चर में कल डिस्कस करेंगे, अब इसको फॉलो करो, कल है हमारे पास, कल डिस्कस करेंगे। ओके सर। सर वो फर्स्ट टाइम बनाई थी सर, तो उसमें बॉर्डर नहीं बनाया, वो चलेगा ना सर? नहीं तो आप बॉर्डर बना के आप कर लेना, क्या हो गया, अभी तो है आपके पास टाइम आपका, और क्लियर भी हो जाएगा, आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। दोबारा से बॉर्डर बनाओ, टाइटल ब्लॉक बनाओ और उसको बना दो, क्या हो गया, आसान है, आधा घंटे में बना दोगे आप लोग। फिर आपका काम अप टू डेट रहेगा, फिर तो उतना ही रहेगा जो मैं क्लास में कराऊंगा। ना तेरी कोई दरानी बल्लिए ना जेठानी बल्लिए नी तू राज करेगी आके नी चाहिदा जो भी दस दी सस बड़ी चंगी यानी तेरी आप दऊगी ले आके देनी नहीं तंगी कोई तेरे मापे आनू ना ही खर्चा कराउना कोई दाज दा गुरु घर जाके चार लावा लैनिया मान रखना है अपने रिवाज दा तू लहंगा लैनी पग नाल दा मैं तेरे बेड़े टुकना नी सोनी सिरे उत्ते कलगी सजा के ना तेरी कोई दरानी बल्लिए ना जेठानी बल्लिए नी तू राज करेगी आके नी चाहिदा जो भी दस दी सस बड़ी चंगी यानी तेरी आप दऊगी ले आके पालनी सुखी वसू फिर सारा परिवार नी समझूना तेनू कोई बेगानी जान के पूरा बनता मिलूगा सत्कार नी जे मिस करे मोम डैड नू तू आके मैनू दस दी नी गेड़ा पेके आंदा आऊं गल वाके ना तेरी कोई दरानी बल्लिए ना जेठानी बल्लिए नी तू राज करेगी आके नी चाहिदा जो भी दस दी सस बड़ी चंगी यानी तेरी आप दऊगी ले आके
हाँ साडा परिवार सोनिए मैं ते मेरे बेबे बापू रहने आ फिक्र करी ना मिटो किसे गल दी गल गल कहने आ दुख सुख तेरे मेरे सांझे होने आ नी गंदा सारियां रखांगे सुलझा सर डन हो गया सर। ना तेरी कोई दरानी बल्लिए ना जेठानी बल्लिए नी तू राज करेगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है। और आपका ऑलमोस्ट ये अब आपका इंजीनियरिंग वाला हो गया, इसको मैं हल्का फुल्का आपको इनको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है बेटा। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस, इंस्पेक्टर ऑफ सेफ्टी, मैक्सिमम स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस या मैक्सिमम बिल्ड स्ट्रेस टू परमिसिबल, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सर 10 मिनट्स लेफ्ट, अटेंडेंस ले लो। सर ये लिखना नहीं है? नहीं इसकी जरूरत नहीं है, इसको या हाई लेवल की चीजें जो आपके लिए नहीं है। एक्चुअली आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होते तो फिर कंपलसरी था, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होते तो कंपलसरी था। आपको सिर्फ बेसिक स्टडी करनी है ताकि आप कोई भी हार्डवेयर भी अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसमें आपको पता रहेगा कि सर इसका ये क्यों हीट होता है, इसमें हम क्या रजिस्ट्री प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। इसलिए आपको ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। आपका है देनी नहीं हो तंगी कोई तेरे मापे आनू ना ही खर्चा कराना कोई दाजदा गुरु घर जाके चार। मुझे यार आप लोग एक चीज और बताओ, ये यहाँ से ना डेट मिस है। 18 के बाद हमारी कौन सी क्लास हुई थी? कोई बच्चा देख करके बताएगा 18 के बाद वर्कशॉप की कौन सी दिन क्लास थी? बेटा जरा एक बार चेक करो।